हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं PYQ सीरीज। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको 27 सितंबर 2018 में पूछा हुआ फीमेल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन जो है डिस्कस करवाया था, जहां पे हमने आपको बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन डिस्कस करवाए हुए थे और हमने आपको बताया था हमारा अप्रोच क्या रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी हमने आपसे बोला है कि हम आपको 10 सेट यहाँ पे 10 सेट सॉल्व करवाएंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे यानी हम सबसे पहले 400 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद 250 क्वेश्चन यहाँ पे हम केमिस्ट्री के, देन 250 क्वेश्चन फिजिक्स के यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यानी अगर हम टोटल बात करते हैं PYQs की, तो यहाँ पे हम टोटल 900 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस PYQ सीरीज को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट आप देखेंगे बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 सितंबर 2018 में शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन, और ये फीमेल नहीं मेल का है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स हैज हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। यानी यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा ग्लैंड है जिसमें हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन क्या होता है, यानी जब कोई चीज डीजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका दोबारा से बनना। री मीन्स क्या होता है, अगेन, यानी पुनः, यानी किसी चीज का दोबारा से बनना, इसको हम क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन। जेनरेट यानी हम बोलते हैं ना किसी चीज को जेनरेट करना, उत्पन्न करना। तो रीजेनरेशन मीन्स पुनः उत्पन्न करना। तो याद रखिएगा, रीजेनरेशन यानी द कैपेसिटी, यानी द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रीग्रो द लॉस्ट टिश्यू, यानी जो कि टिश्यू नष्ट हो गया है, एंड द ऑर्गन, यानी चाहे कोई टिश्यू हो या ऑर्गन हो, अगर वो नष्ट हो गया है, उसका दोबारा से रीग्रो करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, रीजेनरेशन। और ये एबिलिटी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो लीवर होता है, यानी जो लीवर होता है हमारा, उसमें रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है, वो भी हाईएस्ट रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। इसके अलावा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लीवर के अलावा यहाँ पे हार्ट हो सकता है, और यहाँ पे इंडोमेट्रियम हो सकता है। आप लोगों को पता होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इंडोमेट्रियम टूट टूट कर बाहर आ जाता है, लेकिन क्या होता है, फिर से ये बन जाता है, और फिर 1 मंथ के बाद में यहाँ से वो फिर से ब्लड के रूप में जो है बाहर आ जाता है, फिर से एंडोमेट्रियम बनता है। यानी इसमें भी क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। और यहाँ पे बात करें और कौन से ऐसे ऑर्गन है, तो वो है हमारा वॉस डिफरेंस। तो इसको याद रखना, वॉस डिफरेंस जो होता है, इसमें भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये मतलब जो लीवर है, ये मतलब यहाँ पे ये डीजेनरेट कैसे होगा, यानी लीवर हमारा नष्ट कैसे होगा, कि इसको मतलब रीजनरेशन की आवश्यकता होगी। तो याद रखना, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं हिपैटेक्टोमी। क्या बोलते हैं, हिपैटेक्टोमी। यानी जहां पे ये टर्म आता है एक्टोमी, यानी इसका मतलब होता है रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल। तो याद रखना, हिपैट मीन्स क्या होता है, लीवर। यानी जब यहाँ पे लीवर का सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है, जब लीवर को मान लीजिए, जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो मान लीजिए हमको लीवर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करना है, तो वहां पे लीवर का सर्जिकल रिमूवल किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिपैटेक्टोमी। और इस दौरान हमारा लीवर जो है वो डीजेनरेट हो सकता है। तो ऐसे मौके पे क्या होगा, हमारा लीवर जब डीजेनरेट हो जाएगा, तो उसको रीजनरेशन की आवश्यकता होगी, और इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर के अलावा लिवर, हार्ट, इंडोमेट्रियम, वॉस डिफरेंस, तो ये सब याद रखना आप। इन सब में क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ दीज प्रोसेस। यहाँ पे बोला जा रहा है वाटर ड्रॉप्स, यानी जो पानी की बूंदें हैं, सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स, यानी पौधों की पत्तियों के सरफेस से वो क्या होती हैं, यहाँ पे आर फॉर्म्ड, यानी हमको पत्तियों की बूंदों पे, मतलब पत्तियों पे कुछ बूंदें दिखाई देती होंगी पानी की, तो वो किस प्रोसेस का वो रिजल्ट है, यानी किस प्रोसेस के दौरान ऐसा होता है। तो याद रखना, एस्टिवेशन है या गटेशन है, फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन है। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है एस्टिवेशन या फिर गटेशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, गटेशन। अब आपके दिमाग में आया होगा ये फिर एस्टिवेशन क्या है।
एस्टिवेशन क्या होता है, ये पौधों में नहीं, ये एनिमल्स में पाया जाता है। तो ये एनिमल्स में पाया जाता है, तो एस्टिवेशन होता क्या है? तो देखिए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे कोल्ड ब्लडेड, सबसे पहले याद रखिए जो एस्टिवेशन होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में पाया जाता है। तो मान लीजिए खूब ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो ऐसे इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनको कुछ मतलब वो थोड़े ठंडे प्लेसेस पे चले जाते हैं जो कि कोल्ड एरियाज होते हैं, और फिर वहाँ पे वो मतलब अपने बीएमआर रेट को, यानी जो उनकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, जो उनकी एक्टिविटी है, उसको वो स्लो डाउन कर लेते हैं ताकि उनकी कम से कम एनर्जी खर्च हो, और इसी को हम बोलते हैं समर स्लीप। यानी जो एस्टिवेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, समर स्लीप। तो याद रखना, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे, स्लोइंग डाउन ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द समर बाय सम एनिमल्स इन ऑर्डर टू कोप अप विथ हाई टेम्परेचर, ऑल्सो कॉल्ड समर स्लीप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। और ये किस एनिमल्स में देखने को मिलेगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में। तो आप याद रखना। और इस एस्टिवेशन से मिलता जुलता एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या होता है, हाइबरनेशन। तो जो एस्टिवेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, समर स्लीप, और एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, समर स्लीप, और जो हाइबरनेशन है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप। यानी जिस तरह से कुछ एनिमल हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो कुछ गर्म प्लेसेस पे चले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप। तो दोनों में क्या होता है, उनका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, बीएमआर रेट जो होता है, वो डिक्रीज कर लेते हैं, वो स्लो डाउन कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टर्म क्लियर होंगे। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, यहाँ पे क्या होता है, जब पौधे जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन आपको पता ही है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो ये है हमारा रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो फोटोसिंथेसिस होता है और जो रेस्पिरेशन होता है, आप बताइएगा इनमें से कौन सा कैटाबोलिक प्रोसेस है और कौन सा एनाबोलिक प्रोसेस है। अगर आप हमसे लगातार जुड़े होंगे, पहले से पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा हमने ये टर्म बताया हुआ है। तो आप बताना कौन सा एनाबोलिक है, कौन सा कैटाबोलिक है। हो सकता है आपसे ये मतलब DSSB के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कितने इजी से क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल से डेफिनेशन आपसे उठा के यहाँ पे पूछ लिए हैं। तो इसको बताइएगा कमेंट करके कौन सा एनाबोलिक है और कौन सा कैटाबोलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमैटोस्टेनिन इज अ हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको याद होगा हमने कल के लेक्चर में, यानी इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ था, जो हमारा पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में क्या होता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये हो गया पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज में क्या होता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, हमने आपको बताया हुआ था, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, और यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा सेल्स। गामा मत बोलना, डेल्टा सेल्स होते हैं। अब जो अल्फा सेल है, बीटा सेल है, गामा सेल है, इन सबका क्या होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। तो कल के लेक्चर में भी हमने आपको बताया था, जो अल्फा सेल होता है ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है हमारा ग्लूकेगॉन, और जो बीटा सेल्स होता है ये क्या रिलीज करता है, इंसुलिन, और जो हमारा डेल्टा सेल होता है ये क्या रिलीज करता है, सोमैटोस्टेनिन। तो हमने आपको क्या बताया, अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकेगॉन, बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन, और यहाँ पे जो डेल्टा सेल है वो रिलीज करता है सोमैटोस्टेनिन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया सोमैटोस्टेनिन हार्मोन किसके थ्रू सिक्रीट होता है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, डेल्टा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज। तो इसको आप जो है कल अगर नोट डाउन किए होंगे तो अच्छी बात है, आपको मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो याद रखना, जो कल का क्वेश्चन था वो ये था कि एमाइलिन कहाँ से सिक्रीट होता है। तो हमने आपको बताया था, जो बीटा सेल इंसुलिन जब सिक्रीट करता है तो इंसुलिन के साथ में ही एमाइलिन क्या होता है, सिक्रीट होता है। तो याद रखना, बीटा सेल से इंसुलिन प्लस एमाइलिन दोनों सिक्रीट होते हैं, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, और डेल्टा सेल से यहाँ पे सोमैटोस्टेनिन। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टेई आर द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज। यहाँ पे जो क्रिस्टी होती है ये किसका इनर मेम्ब्रेन होता है, मतलब किसमें प्रेजेंट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन तो छोटे बच्चों से भी पूछो बता देंगे जो सेल को पढ़े होंगे। तो आप लोगों को पता ही है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेनस
सेल, यहाँ पे सेल ऑर्गेनली होता है और इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है कुछ इस तरह से यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्रिस्टी आर द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा डिवाइस है जो कि आपके मतलब ह्यूमन ब्रेन को क्या करता है, यहाँ पे उसकी स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। अब देखिए यहाँ पे एक है हमारा ECG, एक है हमारा EEG। हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, ECG क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो कार्डियो टर्म होता है, C फॉर याद रखना, कार्डियो टर्म यूज होता है हार्ट के लिए। कहीं भी कार्डियो टर्म आता है तो आप क्या याद रखेंगे, कार्डियो मीन्स हार्ट। और यहाँ पे देखिए E, ये हो गया हमारा ECG, C फॉर कार्डियो, यानी ECG कहाँ पे यूज होता है, हार्ट में मतलब यूज होता है। ये ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे मतलब हार्ट के बारे में पता लगाने के लिए यूज होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो देखिए EEG, ई फॉर यहाँ पे क्या होता है, इनसिफेलॉन। क्या होता है, इनसिफेलॉन। तो आप याद रखना, जहां भी ये टर्म आता है इनसिफेलॉन, तो आप क्या याद रखेंगे, यानी ब्रेन। जैसे कार्डियो टर्म यूज होता है हार्ट के लिए, जैसे हिपैट टर्म यूज होता है किसके लिए, यहाँ पे हमारे लीवर के लिए, रीनल टर्म यूज होता है हमारे किडनी के लिए, उसी तरह से इंसेफेलॉन यूज होता है ब्रेन के लिए। तो आप ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है साइंस की, इसको भी याद रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए ECG क्या हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और यहाँ पे EEG क्या हो गया, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। तो कार्डियो तो हमारा हार्ट के लिए हो गया, यानी यहाँ पे ECG तो होगा नहीं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, EEG। यानी टर्मिनोलॉजी से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो EEG क्या हो गया, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम, यानी इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। तो इसको आप जो है याद रखना। और यहाँ पे EMG क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मायो मीन्स क्या होता है, मसल्स। मायो मीन्स मसल्स। तो जो हमारे मसल्स और उनकी गतियों के बारे में पता लगाने के लिए यूज होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो इसको जो है आप इस तरह से याद रखना। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि कौन सा टर्म किस ऑर्गन के लिए यूज होता है, ये आप जो है याद रखिएगा। इंसिफेलो जो हो गया वो ब्रेन के लिए, कार्डियो हो गया हार्ट के लिए, हिपैट हो गया हमारा लीवर के लिए, रीनल यूज होगा हमारे किसके लिए, यहाँ पे रीनल यानी हमारे किडनी के लिए। तो ये सारे टर्म आप याद रखना। मायो जो है वो मसल्स के लिए। इससे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आपसे ओमनीवोरस यानी जिसको हम बोलते हैं सर्वाहारी। तो यहाँ पे देखिए कल के लेक्चर में भी आपसे वहाँ पे न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जहाँ पे हमने आपको बताया जो यहाँ पे हेटेरोट्रोफिक होते हैं उनका जब हम मतलब उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस। तो ओमनीवोरस क्या होते हैं, यहाँ पे हमको उसका एग्जाम्पल देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जकाल क्या होता है, कार्निवोरस। टाइगर क्या होता है, कार्निवोरस। रैबिट क्या होता है, हर्बीवोरस। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ओमनीवोरस। लेकिन देखिए जैसे ह्यूमन में आप सोचेंगे कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो ये तो होता ही है। लेकिन ह्यूमन जो है वो सब कुछ खाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। अब यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं गया कि वेजिटेरियन ह्यूमन, नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन। तो आप ओमनीवोरस में ह्यूमन जो है यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स अकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल्स में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओवरीज, यूटेरस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब। तो हमने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब करवाया था चैप्टर, तो वहाँ पे आपसे बताया था जो हमारा ओवरी होता है यहाँ से एग रिलीज होता है और वो जो है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए जाता है और यहाँ पे एम्पुला लाइक मतलब एम्पुलरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि एक वाइड एरिया होता है, यानी उसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है और यहीं पे हमारा जो है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अकर होता है, तो वो अकर होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको जो है आप याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है, फैलोपियन ट्यूब में। कितने सिंपल से क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर इसेंशियली यूरियोटेलिक। अब देखिए कल का क्वेश्चन क्या था हमारा, कल के क्वेश्चन में था यूरिकोटेलिक शायद, हाँ यूरिकोटेलिक, और आज के क्वेश्चन में क्या है यूरियोटेलिक। यानी देखिए हमने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है और देखिए क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे हुए हैं। तो आपको हमने जो कल कॉन्सेप्ट समझाया था आपको याद होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया, एक सेकेंड, क्या रिलीज करते हैं यहाँ पे, वो रिलीज करते हैं अमोनिया। तो जो अमोनिया रिलीज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। जो यूरिया रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक, अमोनिया अमोनोटेलिक, यूरिया यूरियोटेलिक। तो यहाँ पे याद रखना यूरियोटेलिक में क्या हो जाएगा, मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोटेलिक। अब अगर हम बात करते हैं फिश की, तो हमने आपको क्या बताया था, फिश जो है वो पानी में रहते हैं, फिश जो है वो पानी में रहते हैं, और अमोनिया जो होता है वो मोर टॉक्सिकेंट होता है, यानी बहुत जहरीला होता है, और अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पानी में रहेगा वही जो है यहाँ पे अमोनिया रिलीज करेगा। तो फिश जो है वो पानी में रहता है, तो फिश का क्या हो जाएगा, अमोनोटेलिक। एप्स जो होते हैं इनमें ये मतलब बहुत कम मात्रा में पानी इनके बॉडी में होता है, तो ये क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड। यानी जो यूरिक एसिड होता है वो बहुत ही लेस टॉक्सिक होता है, तो ये रिलीज करते हैं यूरिक एसिड, यानी ये क्या हो गए, यूरिकोटेलिक। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये आप याद रखना, मैमल्स क्या होते हैं, यूरियोटेलिक। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिडिल मैन ऑफ बॉडी। मिडिल मैन ऑफ बॉडी के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा जो लिम्फ होता है, क्या होता है, लिम्फ। लिम्फ को हम जानते हैं मिडिल मैन ऑफ बॉडी के नाम से, तो ये जो है आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे बताना है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये किससे सिक्रीट होते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं, मतलब जो ये हमारा सिक्रीशन यानी जो हॉर्मोन्स चैप्टर है इंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बने हुए हैं कि कौन सा हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है और किसकी कमी से या किसके अधिकता से क्या होता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से जो है क्लियर कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर में इसको बहुत ही समराइज करके आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें या फिर यहाँ पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें, ये दोनों ही रिलीज होते हैं हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो इसको आप याद रखना, हम इसको अलग लेक्चर में हॉर्मोन्स का पूरा चैप्टर आपको कवर करा देंगे, वहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसंस डिजीज अफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। जो पार्किंसंस डिजीज होता है ये ह्यूमन ऑर्गन में मतलब किस पार्ट को अफेक्ट करता है। तो देखिए आप जब एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो वहां पे आपको लास्ट में, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो लास्ट में वहां पे कुछ डिसऑर्डर दिए रहते हैं, मतलब वहां पे कुछ उससे रिलेटेड डिजीज दिए होते हैं। फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वहां पर भी कुछ जो है डिजीज दिए होते हैं। इसी तरह से सबके लास्ट में जो है डिजीज दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पार्किंसंस डिजीज होता है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और ये अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम प्लस ब्रेन को। तो यहाँ पे जब हम पार्किंसंस डिजीज की बात कर रहे हैं तो जो पार्किंसंस डिजीज है ये अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। अब जब बात करें लंग्स की तो इससे रिलेटेड क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अस्थमा, क्या होता है, अस्थमा। अस्थमा के साथ साथ यहाँ पे लंग कैंसर की बात करें या फिर एम्फाइसीमा की बात करें, एम्फाइसीमा या फिर एम्फाइसीमा की बात करें या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें, ये सारे के सारे हमारे रिलेटेड होते हैं किससे, लंग्स से। तो देखिए अगर अभी आपसे यहाँ पे पूछा गया कि पार्किंसन डिजीज किसको अफेक्ट करता है तो आप बोल रहे हैं ब्रेन को। क्या पता आपसे नेक्स्ट कभी भी किसी भी सेशन में पूछा जा सकता है अस्थमा किससे रिलेटेड है या फिर यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अस्थमा, लंग कैंसर, एम्फाइसीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये रिलेटेड होते हैं लंग से। अब जब हम बात करते हैं हार्ट से तो हार्ट में क्या आ जाता है हमारा, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस। इसके अलावा हार्ट अटैक,
हाई ब्लड प्रेशर, ये सब आपको पता ही होगा, मतलब वहाँ पे हर्ट हर्ट आ जाएगा टर्म, तो उससे आप जो है पता लगा ही लेंगे। लेकिन जो थोड़ा अलग है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है ये किससे रिलेटेड होगा, तो इसको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग से रिलेटेड है, और यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस ये हमारा हार्ट से रिलेटेड है। इस तरह से इसको जो है आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिलीज्ड ड्यूरिंग पार्चुरेशन इन फीमेल्स ह्यूमन बींग्स। देखिए यहाँ पे हॉर्मोन्स के 2 क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि हॉर्मोन्स वाले चैप्टर से यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिलीज्ड ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यानी जो कि जब डिलीवरी होती है उस दौरान कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज होता है फीमेल में, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकेगोन या फिर एस्ट्रोजन। तो याद रखिएगा, पार्चुरेशन की बात करें या फिर यहाँ पे आपसे एक टर्म देगा लेबर पेन, लेबर पेन की बात करें, या फिर हम बात करें यहाँ पे मिल्क सिक्रीशन की, मिल्क सिक्रीशन की, इन सब केस में कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, वो होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन। अब आप सोचेंगे मिल्क सिक्रीशन में तो प्रोलैक्टिन होना चाहिए, लैक्ट टर्म आया, लैक्ट यानी मिल्क, लेकिन देखिए याद रखिएगा मिल्क फॉर्मेशन, यानी जब हम बात करते हैं मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन में यूज होगा आपका प्रोलैक्टिन। एक मिनट, जो प्रोलैक्टिन है ये होगा मिल्क फॉर्मेशन, यानी मिल्क फॉर्मेशन में रिलीज होगा प्रोलैक्टिन। लेकिन जब हम बात करते हैं मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन, तो मिल्क सिक्रीशन में यूज होता है ऑक्सीटोसिन, यानी मिल्क सिक्रीशन के दौरान क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क सिक्रीशन, पार्चुरेशन, लेबर पेन, इन सब में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसको जो है आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इनरवेट्स द टंग। यहाँ पे क्या पूछा गया, क्रेनियल नर्व। आप जो है हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद आपको टेलीग्राम पे इसका लिस्ट शेयर कर देंगे, जहां से 12 पेयर, हमने आपको बताया था क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, तो वहां से इसको आप जो है याद रखना, इसकी नंबरिंग याद रखना, कौन किससे रिलेटेड है ये भी याद रखना, और यहाँ पे कौन सा मिक्स है, कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है, ये भी याद रखना। वहां पे हम आपको ट्रिक भी सेंड कर देंगे कि किस तरह से उसको जो है याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इनरवेट द टंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा 9th नंबर का। जब हम उस लिस्ट को शेयर करेंगे तो उसको आप जो है याद रख लेना, फिर क्रेनियल नर्व से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके पिछले लेक्चर में भी क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जेनेटिक कोड द कोडोन GUG कोड्स फॉर विच एमिनो एसिड। अब यहाँ पे देखिए कल के क्वेश्चन में क्या था, वहां पे AUG जो कि हमने आपको बताया था ये मिथियोनिन के लिए होता है, यानी जो मिथियोनिन अमीनो एसिड होता है ये उसके लिए होता है। आज यहाँ पे क्या पूछा गया है, GUG कोड, यानी आप यहाँ से एक ये मतलब एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जेनेटिक कोड, यानी ये आप कहाँ पे पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन ये बना है। तो इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि हम आपको ये डिटेल में करवाएंगे, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने आपसे सारे हो जाएं। तो अभी के लिए आप जो है डायरेक्ट याद रखिए, जो GUG है ये यूज होता है हमारा वैलिन के लिए। किसके लिए, वैलिन के लिए। कौन सा जेनेटिक कोड यानी कौन सा कोडोन किसके लिए यूज होता है, ये हम आपको जो है डिटेल से अलग से सेपरेट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, द हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर विच इज पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज, यानी जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन में वो क्या है, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल टिब्यूल, कलेक्टिंग टिब्यूल या फिर डिस्टल टिब्यूल। तो अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो तो कैसे होता है, कुछ इस तरह से ये है हमारा नेफ्रॉन। एक सेकेंड, देखिए अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से जो है ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो आपसे यहां पे पूछा गया है कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हेयर पिन लाइक है। तो यहां पे देखिए हेयर पिन किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। तो ये होता है हमारा बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल। ये होता है हमारा PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और इसकी बात करें तो ये होता है हमारा डिस्टल टिब्यूल। और हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट यानी कलेक्टिंग टिब्यूल यानी CT। तो इसको जो है आप याद रखना, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। तो इसको जो है आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है,
Which of the following statement is false about certain phenomena in plants? अगर आपको याद हो तो कल के लेक्चर को जो ये क्वेश्चन है सेम टू सेम यानी एज इट इज ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है और यहाँ भी आपसे क्या पूछा हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट्स आपसे पूछा गया है। तो देखिए अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। हमने आपको क्या बताया, जब जैसे ये हो गया हमारा एक प्लांट, ये क्या है इसका रूट, ये क्या है, ये हो गया लीव्स, यहाँ पे कुछ फ्लावर लगे हैं यानी स्टेम वगैरह ऊपर के साइड में, तो ये है हमारी अर्थ। जब हम कोई चीज के टूवर्ड में चलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, यानी जब हम बात करें कि टूवर्ड अर्थ, टूवर्ड ग्रेविटी, तो इसको हम बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। लेकिन जब हम बात करें टूवर्ड लाइट, टूवर्ड हीट, तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट, अपवर्ड ग्रोथ, यहाँ पे प्लांट रूट की अपवर्ड ग्रोथ सीन इन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। यहाँ पे बात कर रहा अपवर्ड ग्रोथ, तो अपवर्ड ग्रोथ तो यहाँ पे हो नहीं रहा, यहाँ पे कैसा ग्रोथ है, इनवर्ड यानी नीचे की तरफ है ना, डाउनवर्ड ग्रोथ है, तो अपवर्ड ग्रोथ तो है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, रेस्पिरेशन एड्स CO2 टू एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस एड्स ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर, ये भी सही है। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट सूट इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, बिल्कुल सही है। जैसे हमारा सूट है क्या है, ये ऊपर के साइड में है यानी अर्थ के विपरीत है, जो हमारी अर्थ है इससे अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, हमने कल भी इसको एक्सप्लेन किया था और आज भी जो है इसको एक्सप्लेन कर दिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, तो इसको जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजेनरेशन इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। देखिए अभी आपसे पूछा गया था रीजेनरेशन कहाँ पे देखने को मिलता था, वहां पे हमारे जैसे बॉडी ऑर्गन, जैसे हमारा लीवर पूछ लिया गया, और अब यहाँ पे क्या है, रीजेनरेशन इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो याद रखना कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लेनेरिया हो गया, इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे स्टार फिश जो हो गया, इन सब में क्या होता है, रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। क्या होती है, रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है, तो इसको जो है आप याद रखना। आप सोचेंगे हाइड्रा में भी ऐसा होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन जो आंसर की में आपका आंसर है यानी जो बोर्ड ने आपका माना हुआ था वो यहाँ पे माना गया था प्लेनेरिया को, इसलिए आप याद रखिएगा अगर हाइड्रा प्लेनेरिया में आपसे पूछा जाएगा तो रीजनरेशन पावर यहाँ पे हम प्लेनेरिया में लगाएंगे। प्लेनेरिया के साथ साथ यहाँ पे स्टार फिश में भी रीजनरेशन का पावर होता है। आप देखेंगे कभी कभी जो छिपकली होती है, लिजर्ड होती है, इसके पूंछ, इसकी जो टेल है वो कट हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से बन जाती है, यानी जो छिपकली की यानी जो लिजर्ड की टेल होती है उसमें भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत बाहर की आवाज आ रही होगी पर जो है आप मैनेज कर लेना, हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं ताकि आपको हमारी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हमने यूलूशन चैप्टर कराया हुआ है जहां पे हमने आपको बताया था जो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट है, यानी जब हम यूलूशन की डिफरेंट थियरी करते हैं तो वहां पे हमको पता चलता है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट जो है ये सबसे सक्सेसफुल रहा था, और यहाँ पे कौन से गैसेस यूज होते हैं और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये सब हम उस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके हमारे सेकंड यानी दूसरे वाले चैनल पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल सप्लाई द ब्लड टू द लीवर। अब यहाँ पे देखिए पल्मोनरी आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी था, लेकिन वहां पे क्या था कि कौन सा आर्टरी होता है जो कि ब्लड को कहाँ पे लेके जाता है, हमारे ब्रेन के पास तक लेके जाता है, और आपसे वहाँ पे हमने जो है आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आज फिर से करते हैं। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, जितनी भी आर्टरी होती हैं वो हमारे हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाती हैं, यानी जितनी भी आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो कि पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इसी अभी हम यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की बात नहीं करते, पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं। तो ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है, हमारे हार्ट से लंग के पास लेके जाती है, उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए। तो इसको जो है आप याद रखना। अब देखिए हमने आपको बताया था कैरोटिड आर्टरी,
जो कैरोटिड आर्टरी होती है ये हमारे ब्रेन के पास तक लेके जाती है ब्लड को, ब्रेन, नेक, हेड, इन सब रीजन के पास। अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरी की, तो जो कोरोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लेके जाती है हमारे हार्ट मसल्स के पास। लेकिन आज का क्वेश्चन क्या है, ब्लड वेसल्स सप्लाई द ब्लड टू लिवर, यानी जो ब्लड को लिवर के पास लेके जाता है वो कौन सी आर्टरी है, तो वो है हमारी हिपैटिक आर्टरी। क्या है, हिपैटिक आर्टरी। तो इसको आप याद रखना, हिपैटिक आर्टरी ब्लड को लिवर तक लेके जाती है, कोरोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट मसल्स तक लेके जाती है, कैरोटिड आर्टरी ब्लड को हमारे ब्रेन के पास तक लेके जाती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लंग के पास लेके जाती है। इन सब पॉइंट को आप जो है याद रखना। और यहाँ पे ये भी याद रखना, केवल पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि सप्लाई करती है। इसके अलावा कोई भी आर्टरी हो, चाहे वो हिपैटिक हो, कोरोनरी हो, कैरोटिड हो, हर एक आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। इस पॉइंट को आप जो है नोट करके रखना, याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ ह्यूमन जीनोम। यहाँ पे जब हम फिर से बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ ह्यूमन जीनोम। तो आप जो है जब एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो आपको 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर अंदर ही ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। इसका नंबर कितना होता है, 3 बिलियन, यानी ह्यूमन जीनोम की जब बात करते हैं वहां पे न्यूक्लियोटाइड की नंबर कितनी होती है, वो होता है 3 बिलियन। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी के बहुत ही हल्के हल्के लाइन से ही क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की मतलब पूरे लेवल को यहाँ पे ये टच किया हुआ है। हमने कल आपको टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन भेजा हुआ था जहां पे हमने आपको दिखाया था कि क्लास 8 की एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 से किस तरह से क्वेश्चन मतलब वहां पे पूछा गया था, एज इट इज लाइन। देखिए नेक्स्ट है, इटाई डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट। ये क्वेश्चन कल के मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी था, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अलग अलग सेट में रिपीट हुए हैं, यानी कॉन्सेप्ट तो रिपीट हुआ है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की भी रिपीटेशन हुआ है। तो देखिए इटाई डिजीज जो है ये किसके थ्रू होता है, तो हमने आपको बताया था कैडमियम के थ्रू। किसके थ्रू, कैडमियम के थ्रू। मरकरी के थ्रू क्या होता है, आप जो है कमेंट करके बताना, क्योंकि कल हमने आपको इनमें लेड के थ्रू, मरकरी के थ्रू, कैडमियम के थ्रू सब बताया हुआ था। तो आप जो है कमेंट करके लिखना, लेड लिखना, फिर उससे क्या होता है उस डिजीज का नाम लिखना, मरकरी को डैश करके लिखना, फिर कैडमियम को भी लिखना, इन तीनों को लिखना ताकि आपका ये जो है ये आपको याद हो जाए और रिवाइज हो जाए बार बार। अब देखिए द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, यानी आप देखेंगे कल का जो सेट था वहां पे क्या पूछा गया था आपसे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और आज क्या पूछा गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कल के लेक्चर में हमने आपसे पूछा था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है, और आज के इस लेक्चर में आप बताएंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का इस बार का थीम क्या है, यानी 2023 का थीम क्या है। क्योंकि आपसे जो है जनरल अवेयरनेस में यानी जीके में आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए यहाँ पे थीम, तो थीम आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आप जो है आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का जो है यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि इसका 2023 का थीम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से फिर से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी डेज होते हैं उन सबको आपको अच्छे से अपने टिप्स करना है। जैसे यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड वाटर डे होता है, वर्ल्ड अर्थ डे होता है, तो इन सब का जो डेट होता है और इन सब का जो थीम है उन सब को जो है आप जो है यहाँ पे याद करके रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, वेयर वाज द COP 23 ऑफ UNFCCC हेल्ड इन 2017। तो देखिए इसको आप याद रखिएगा, ये जो है हेल्ड किया गया था जर्मनी में। कहाँ पे, बॉन जर्मनी में, बॉन जर्मनी। तो इसको जो है आप याद रखना, बॉन जर्मनी में COP 23 ऑफ UNFCCC को हेल्ड किया गया था। आपसे यहाँ पे UNFCCC का जो है फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आप याद रखना UNFCCC क्या हो जाएगा, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको जो है आप फुल फॉर्म याद रखना, क्या पता आपसे फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। और इसका अगर आपसे पूछे ये कब पब्लिश हुआ तो याद रखना 1992, कुछ भी यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इसको जो है याद रखेंगे। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, बॉन जर्मनी, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन इकोसिस्टम, यानी जो इक्विलिब्रियम
यानी मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए बात आ रही इक्विलिब्रियम, यानी कोई चीज क्या है? इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है। तो मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस। इसको जो है आप याद रखना। इन सब का डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है इजिली सॉल्व हो जाएंगे। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी IUCN लोकेटेड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो IUCN है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप इसको याद रखना, ये लोकेटेड है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए फिर से आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं जो IUCN है ये कब जो है फाउंडेड किया गया था, कब पब्लिश किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? ये फाउंडेड किया गया था, मतलब IUCN वॉज फाउंडेड ऑन 5 अक्टूबर 1948। इसको जो है आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन बनता है, रेड डाटा लिस्ट ये कौन जारी करता है? तो याद रखना IUCN। इसको भी आप जो है याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स व्हिच सेल ऑर्गेनेलिज। तो जब आप सेल चैप्टर करते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया कोई सेल, इसमें एक होता है सेल ऑर्गेनेलिज जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। और ये जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है, यानी ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ये मतलब ये हो गया हमारा वैक्यूल, और इस वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है इसी को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो क्वेश्चन क्या है? टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स व्हिच सेल ऑर्गेनेलिज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वैक्यूल्स। क्या हो जाएगा? वैक्यूल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कल का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। कल कुछ और था ऑप्शन में, आज कुछ और है। तो जो है इसको हमने कल आपको बताया भी हुआ था। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या क्या होता है? जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, LPG हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि यहाँ पे एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल होते हैं। क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल होते हैं। कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। यानी इन जो यहाँ पे इनका अमाउंट है वो कैसा है? लिमिटेड अमाउंट में ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? LPG। अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? जैसे सनलाइट, वाइंड, टाइड, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब के सब क्या होते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन सबको जो है आप नोट कर लेना और याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। ये क्वेश्चन तो आप लोगों के टिप्स पे होगा। कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो कि हमेशा अपराइट होता है, यानी ऊपर की दिशा में सदैव होता है? तो वो होता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये क्वेश्चन है हमारा इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम के अभी भी क्वेश्चन हमने ऊपर ये जो सारे क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, जैसे ये बात करें यहाँ पे IUCN की बात करें, या फिर इकोसिस्टम में ये मतलब मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, या फिर COP23 ऑफ UNFCCC की बात करें, ये सब के सब क्वेश्चन आपसे कहाँ से हैं? इन्वायरमेंट से, यानी इकोसिस्टम से। तो इकोसिस्टम चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वाज फॉर्म्ड टू रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स। यहाँ पे हजार्डस केमिकल की बात कर रहा है, इससे रिलेटेड कौन सा ग्लोबल कन्वेंशन होता है? तो याद रखना रोटरडम कन्वेंशन। रोटरडम कन्वेंशन हमने कल आपको ये सारे के सारे एक्सप्लेन किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और टोक्यो कन्वेंशन, ये सब के सब क्या होते हैं? कल के लेक्चर में इसको हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, वहां पे हमने ये आपको अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। क्या है? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? यानी सहजीवन। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये होता है हमारा एल्गी एंड फंजाई। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? एल्गी एंड फंजाई। अब यहाँ पे अगर हम जब बात करते हैं म्यूचुअलिज्म या फिर यहाँ पे अमेंसालिज्म, कॉमेंसलिज्म, ये सारे के सारे टर्म होते हैं जो कि इकोसिस्टम में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या होते हैं? मतलब कहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, कहाँ पे एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा है, कहाँ पे दोनों को नुकसान हो रहा है। तो ये जो है हम अलग से आपको एक
लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, म्यूचुअलिज्म क्या है, ओमेंसालिज्म क्या है, कॉमेंसलिज्म क्या है, और वहाँ पे उसके जो जो एग्जाम्पल हैं एक पेज में अच्छे से समराइज करके आपको हम दे देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से भी आगे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, वो आप जो है आगे आपको देखने को मिलेगा ही। तो अभी के लिए याद रखिए, ये आप लोगों को याद भी होगा, म्यूचुअलिज्म यानी सहजीवन किसमें होता है, एल्गी और फंजाई में, जहाँ पे दोनों को ही क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जब हम यहाँ पे जो कि ड्रिंकिंग वाटर ऐसा जो कि कंटामिनेट हो, उसमें कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि हार्मलेस हो, तो वो उससे कौन सी डिजीज होती है, तो ये आपको पता ही होगा, गंदा पानी पीने से टाइफाइड होता है, हमने कई बार मतलब बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइफाइड, इसको जो है आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, आइकॉर्निया कैन बी क्लासिफाइड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट, जो आइकॉर्निया होता है इसको हम कौन से टाइप में क्लासीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने आपको कल के लेक्चर में आपसे क्या पूछा गया था, संकेन स्टोमेटा किस प्लांट में पाया जाता है, तो हमने आपको क्या बताया था, जेरोफाइट्स में, और जेरोफाइट का एग्जाम्पल क्या होता है, ओपोन्सिया, यानी जिसको हम बोलते हैं नागफनी, यानी ओपोन्सिया क्या होता है, जेरोफाइट का एग्जाम्पल होता है। ठीक उसी तरह से जो आइकॉर्निया होता है ये होता है पानी में, कहाँ पे होता है, पानी में, इसका जो हिंदी नाम है उसको हम बोलते हैं जलकुंभी, क्या बोलते हैं, जलकुंभी, इसको हो सकता है आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम पे हमने जो है इसका पिक शेयर किया हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आवाज के लिए माफ करना। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, जो आइकॉर्निया होता है ये कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। अगर आपने आइकॉर्निया नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, वहां से देख लीजिएगा कि किस तरह से वो मतलब होता है। जो आइकॉर्निया होता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है टेरर ऑफ बंगाल हम किसे बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं, आइकॉर्निया को ही, और आइकॉर्निया पानी में रहता है, तो पानी में रहता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट मीन्स प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट का एग्जाम्पल क्या है, आइकॉर्निया, तो इसको जो है आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए, बबेसिया डाइवर्जेंस इन कैटल इज ट्रांसमिटेड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो बबेसिया डाइवर्जेंस है ये याद रखना एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं बोवाइन, इसको आप नोट कर लेना, बोवाइन बबेसियोसिस, क्या होता है, बबेसियोसिस, बोवाइन बबेसियोसिस, और ये किसके थ्रू होता है, बबेसिया डाइवर्जेंस के थ्रू, यानी ये जो है बबेसिया डाइवर्जेंस इन कैटल इज ट्रांसमिटेड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे टिक्स के थ्रू, किसके थ्रू, टिक्स के थ्रू। तो याद रखना बबेसिया डाइवर्जेंस क्या होता है, एक ये मतलब एक इंट्रा इरिथ्रोसिटिक प्रोटोजोअन होता है। अगर यहाँ पे आपसे ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो बोवाइन बबेसियोसिस है ये कैटल में किसके थ्रू होता है, तो वहाँ पे आपसे एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोअन, इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कल हमने आपको क्या बताया था, एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स किसके थ्रू होता है कैटल में, बैक्टीरिया के थ्रू। तो याद रखना आपसे कभी पूछेंगे किसके थ्रू होता है, कभी पूछेंगे किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। तो जो बबेसिया डाइवर्जेंस है ये टिक्स के थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पे जो है याद रखना जो ये बोवाइन बबेसियोसिस है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रेड वाटर, क्या बोल सकते हैं, रेड वाटर और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऑफ कैटल, क्या क्या बोलेंगे, रेड वाटर और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऑफ कैटल। इस पॉइंट को आप जो है नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन एन एक्वेटिक फूड चेन। अब यहाँ पे देखिए अगर हम वैसे बात करें प्राइमरी कंज्यूमर, याद रखना क्या पूछा जा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर ना कि प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात नहीं करी है। अगर आप लोग प्राइमरी टर्म देखते हैं, हमको पता है प्राइमरी देखते हैं आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है प्लांट, प्राइमरी प्लांट, इस तरह से, पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं कंज्यूमर पूछा है, वो भी कहाँ पे पूछा है, एक्वेटिक फूड चेन में, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल नहीं पूछा है। अगर टेरेस्ट्रियल पूछता और पूछता प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, यानी पीपी, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, प्लांट। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की यानी पीसी, तो ये होता है हमारा हर्बीवोर्स। तो याद रखना प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं एक्वेटिक फूड चेन में, ये तो हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल की बात। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वेटिक फूड चेन की, तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है हमारा जू प्लैंकटन, क्या होता है, जू प्लैंकटन, और प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, फाइटोप्लैंक्टन। तो याद रखना फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन में ही क्या आता है हमारा एल्गी। तो
तो ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक फूड चेन। लेकिन अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक फूड चेन, तो ये वो होता है हमारा जू प्लैंकटन। तो इसको जो है आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम इज नोन एज। इकोसिस्टम से कितने सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। तो क्या है, केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम इज नोन एज। जो मतलब यहाँ पे दो इकोसिस्टम के बीच में एक एडजेसेंट की तरह काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो याद रखना, जैसे टू एडजेसेंट यानी मान लीजिए दो चीज हैं, इन दोनों को मिलाने के लिए कोई एक लाइन है, बीच में कोई एक डिस्टिंक्शन है, इसको क्या बोलेंगे, इको लाइन। क्या बोलेंगे, इको लाइन। इस टर्म को आप जो है आप याद रखना। जो भी आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिलता जा रहा है, इसको नोट करते जाना एक जगह जो है, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पे क्या क्या डेफिनेशन है इन सब का। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन्स। कल के क्वेश्चन में क्या था, वहां पे H2SO4, कल का जो था वहां पे था H2SO4, और आज देखिए ऑप्शन को केवल चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सेम है। एसिड रेन किसके थ्रू होता है, कौन सा पोल्यूटेंट वहां पे यूज होता है। तो याद रखना, आज यहाँ पे जो है उसमें क्या हो जाएगा, HNO3। क्या हो जाएगा, HNO3। यहाँ पे दो ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन, जिसके एसिड के थ्रू, मतलब यहाँ पे एसिड रेन होता है इनके ऑक्साइड के थ्रू। तो सल्फर का ऑक्साइड क्या हो गया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। तो इनके थ्रू क्या होता है यहाँ पे एसिड रेन। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, इसमें से गाय का विदेशी नस्ल, यानी हम इसको बोल सकते हैं एक्जोटिक ब्रीड, यानी विदेशी नस्ल इसमें से गाय का कौन सा है। तो इसको याद रखना, डायरेक्टली NCERT की ही लाइन है। यहाँ पे क्या है, जर्सी। जर्सी जो होता है ये विदेशी नस्ल की गाय होती है, यानी एक्जोटिक ब्रीड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38, रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे था हमारा एक्वाकल्चर। लेकिन आज आपसे क्या पूछ लिया गया, अर्थवॉर्म का रियरिंग। तो कल भी हमने आपको बताया था अर्थवॉर्म यानी रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। लेकिन जब हम बात करते हैं सिल्क प्रोडक्शन की, तो ये होता हमारा सेरिकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारा कृषि वगैरह हो गया। एक्वाकल्चर में मतलब हम जब बात करते हैं यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ की, तो ये हो गया हमारा एक्वाकल्चर। याद रखना, एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर दोनों में डिफरेंस होता है। आप लोग एक्वा से सोचेंगे मतलब मछलियों का, लेकिन वो फिशेस का नहीं होता। पिसीकल्चर जो होता है ये फिश से रिलेटेड है। लेकिन जो एक्वाकल्चर है, यहाँ पे फिश, स्नेल, ये सारे के सारे जीव आ जाते हैं, जितने भी एक्वेटिक यहाँ पे, और मतलब जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, उन सबका यहाँ पे हम रियरिंग करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। एक्वाकल्चर सभी एक्वेटिक जीवों के लिए है, लेकिन पिसीकल्चर केवल मछलियों के लिए है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू। कौन सा, यानी सिंपली बात करें कि विच इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो सिंपली ये आपको पता ही होगा, ब्लड। ब्लड हमारा क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चाहे वो फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू पूछे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पूछे, कनेक्टिव टिश्यू पूछे, उसमें क्या हो जाएगा हमारा ब्लड। नेक्स्ट देखिए, ब्लास्ट इज द डिजीज ऑफ विच क्रॉप। जो ब्लास्ट होता है ये कौन से क्रॉप का डिजीज होता है। कल भी हमने आपको बताया था, हम जितने भी प्लांट में डिजीज होते हैं उन सबकी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के थ्रू। उसको आप नोट कर लेना और याद रख लेना, वहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्लास्ट कौन से क्रॉप का डिजीज है। तो याद रखना, ब्लास्ट ऑफ राइस। क्या होता है, ब्लास्ट ऑफ राइस। यानी जो ब्लास्ट होता है ये किसका है, राइस। राइस बोले तो पैडी यानी धान। तो जो ब्लास्ट होता है कौन से क्रॉप का डिजीज होता है, पैडी यानी राइस। और ये किसके थ्रू होता है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसके थ्रू होता है। तो याद रखना, ये जो ब्लास्ट है ये एक फंगस के थ्रू होता है, यानी फंगस। आपसे पूछते हैं ना, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू, फंगस के थ्रू, तो आप क्या बताएंगे, फंगस के थ्रू। लेकिन अगर बात करें कौन से फंगस के थ्रू, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे हो जाएगा पायरिकुलेरिया। नाम को लिख लेना, पायरिकुलेरिया ओराइजी। पायरिकुलेरिया ओराइजी। ये क्या होता है हमारा, ये एक फंगस होता है जिसके थ्रू ब्लास्ट ऑफ राइस होता है या फिर ब्लास्ट ऑफ पैडी होता है। तो इसको याद रखना। ठीक उसी तरह से शुगर केन में कौन सा यहाँ पे होता है, तो वो होता है रेड रोट डिजीज। रेड रोट डिजीज किससे रिलेटेड होता है, शुगर केन से। उसी तरह से हम जितने भी रोग्स होते हैं यानी प्लांट डिजीज जितने भी होते हैं, ये सब आपको जो है एक लिस्ट के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। उसको आप याद कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से
आई होप कि आज आवाज़ का थोड़ा सा इशू रहा होगा, खैर कोई नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना, अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में मत भूलना। हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके फीडबैक पे। तो अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में ही तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।